सोचिए, एक ऐसा समाज जहां इंसान को पानी छूने तक की इजाजत न हो, लेकिन उसी समाज का संविधान लिखने की जिम्मेदारी एक अछूत के कंधों पर डाल दी जाए। वही अछूत आगे चलकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन जाते हैं। जय भीम साथियों, यह वही कहानी है जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर का परिचय भारत के महान प्रगतिशील सुधारक और कोल्हापुर रियासत के राजा राजर्षि शाहू महाराज से हुआ। शाहू महाराज दबे कुचले और वंचित समाज के लिए आशा की किरण थे। सन 1902 में उन्होंने इतिहास रचते हुए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। आज से कोल्हापुर राज्य की 50% नौकरियां पिछड़े वर्गों को दी जाएंगी। उस समय ब्राह्मण समाज ने लगभग 90% प्रशासनिक पदों पर कब्जा जमा रखा था। पिछड़े वर्ग का मतलब था वे सभी गैर ब्राह्मण समुदाय, जिनमें अछूत भी शामिल थे। यह कदम भारत में सकारात्मक कार्रवाई का पहला ठोस उदाहरण था। शाहू महाराज ने इस तरह कई और सामाजिक सुधार लागू किए। जब राजर्षि शाहू महाराज और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पहली बार मिले तो उनके विचार तुरंत ही मेल खा गए। 1919 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत समाज की आवाज उठाने के लिए एक अखबार शुरू करने का विचार कर रहे थे। शाहू महाराज ने इस नेक काम के लिए 2500 रुपये का दान दिया। जनवरी 1920 में मुंबई से मूक नायक नामक अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, भारत असमानता का देश है। हिंदू समाज एक ऐसी बहुमंजिला मीनार की तरह है जिसका न कोई प्रवेश द्वार है और न ही निकास द्वार। जिस मंजिल पर जन्म होता है वहीं जीना और मरना पड़ता है। मार्च 1920 में शाहू महाराज और डॉक्टर अंबेडकर ने मिलकर कोल्हापुर के मानगांव में अछूतों के कल्याण के लिए एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं की। अपने संबोधन में शाहू महाराज ने वहां उपस्थित अछूत समाज से कहा, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारकर्ता मिल गया है। मुझे विश्वास है कि वह आपकी बेड़ियां तोड़ देंगे और वह दिन भी आएगा जब वे पूरे भारत में एक महान और अग्रणी नेता के रूप में चमकेंगे। जुलाई 1920 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास लंदन जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए धन की कमी थी, तो राजर्षि शाहू महाराज ने उनकी मदद की और यह कमी पूरी की। 1921 में जब डॉक्टर अंबेडकर को तुरंत फीस भरने और भारत लौटने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने लंदन से शाहू महाराज को पत्र लिखकर 200 पाउंड का उधार मांगा, जिसे ब्याज सहित लौटाने का उन्होंने वादा भी किया। जून 1923 में लंदन से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे बार में बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन अपनी जाति के कारण उन्हें मुवक्किल यानी क्लाइंट मिलना आसान नहीं था। फिर भी वे गरीब और दबे कुचले लोगों से कम फीस लेते, कई बार तो बिल्कुल फीस नहीं लेते। उनका मकसद केवल अपनी प्रैक्टिस बढ़ाना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना था। जल्द ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण केस जीता, 3 गैर ब्राह्मणों का बचाव करते हुए, जिन पर आरोप था कि उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ पर्चा प्रकाशित किया है। ये मुकदमा जीतकर डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल अपनी प्रैक्टिस की नींव मजबूत की, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बनाई। बाबा साहेब अंबेडकर का विश्वास था कि उनके जीवन का उद्देश्य दलित समाज का उत्थान है। वे कहते थे कि जब तक अछूत खुद अपनी बेड़ियां तोड़कर खड़े नहीं होंगे, तब तक उनकी हालत में बदलाव नहीं आएगा। लोगों का आत्मसम्मान जगाने के लिए वे खुलकर कहते थे, तुम सदियों से कराहते आ रहे हो, फिर भी अपनी लाचारी को किस्मत मानकर जीते हो। अगर सम्मानजनक जीवन जीना है तो आत्म सहायता पर विश्वास करो, क्योंकि वही सबसे बड़ी सहायता है। इसी सोच के साथ जुलाई 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह संस्था अछूतों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए बनाई गई थी। इसके बाद जून 1928 में उन्होंने दलित वर्ग शिक्षा समिति की नींव रखी। इन संस्थाओं ने दलित छात्रों के लिए कई छात्रावास खोले ताकि शिक्षा के जरिए वे अपना भविष्य बदल सकें।
1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना स्थित ऐतिहासिक कोरेगांव युद्ध स्मारक का दौरा किया। यह स्मारक 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था। पेशवा अछूतों के प्रति अपने क्रूर व्यवहार के लिए बदनाम थे। इस युद्ध में महार समुदाय के कई सैनिक, जो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर के समाज से थे, ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर पेशवाओं के खिलाफ लड़े। बाबा साहेब ने स्पष्ट कहा, अंग्रेजों के लिए लड़ना महारों के लिए गर्व का विषय नहीं था, लेकिन पेशवाओं द्वारा किए गए अपमान और आर्थिक अवसरों से वंचित करने की वजह से वे मजबूरन ब्रिटिश सेना में शामिल हुए। 1920 के दशक के मध्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की महाड नगर पालिका समिति ने एक प्रस्ताव पास किया कि अछूतों को चावदार तालाब से पानी लेने का अधिकार है। फिर भी सवर्ण हिंदू उन्हें पानी नहीं भरने देते थे। विडंबना यह थी कि मुसलमानों और ईसाइयों को तालाब से पानी लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। 20 मार्च 1927 को अछूतों को उनका कानूनी अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 10,000 अछूतों के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। सवर्णों की अवहेलना करते हुए उन्होंने और उनके साथियों ने तालाब से पानी पिया। इसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक अपने शिविर लौट आया। आज भी इस महाड़ सत्याग्रह की याद में 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसी शाम कस्बे में अफवाह फैल गई कि अगले दिन अछूत लोग वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर का अपवित्र होना सवर्ण हिंदुओं के लिए असहनीय था। बांस की लाठियों से लैस युवकों ने अछूतों के शिविर पर हमला किया। उनके तंबू गिरा दिए गए और उन्हें खदेड़ दिया गया। कई अछूत जान बचाने के लिए मुस्लिम घरों में शरण लेने भागे। हालात बिगड़े तो पुलिस ने कार्रवाई की। हमलावरों को गिरफ्तार कर उन पर आगजनी का आरोप लगाया गया। अछूतों की इस अवज्ञा से क्षुब्ध होकर सवर्ण हिंदुओं ने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अछूतों को जमीन से बेदखल किया, अनाज बेचना बंद कर दिया और तरह तरह से अत्याचार ढाए। रूढ़िवादी हिंदुओं ने तो यहाँ तक कर दिया कि मंत्र उच्चार करते हुए तालाब में गाय का गोबर, गोमूत्र और दही डालकर तालाब को शुद्ध करने का प्रयास किया। यह कृत्य केवल अछूतों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। प्रेस और जनता ने इस शर्मनाक घटना की कड़ी आलोचना की। वीर सावरकर ने कहा, अस्पृश्यता का उन्मूलन केवल समय की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे धर्म का आह्वान है। सोचिए, मानव स्पर्श को अपवित्र मानना और गोमूत्र से खुद को शुद्ध समझना, इससे बड़ा अंधविश्वास और कोई नहीं हो सकता। तालाब के शुद्धिकरण ने अछूतों के घावों पर और नमक छिड़क दिया। क्रोधित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 और 26 दिसंबर 1927 को एक और सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। कुछ नेताओं ने आशंका जताई कि सरकार इस आंदोलन पर रोक लगा सकती है, लेकिन बाबा साहेब ने स्पष्ट कहा, अगर सरकार दलित वर्गों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकती है, तो हम इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र संघ तक ले जाएंगे और सवर्ण समाज की अन्यायपूर्ण सोच को पूरे विश्व के सामने उजागर करेंगे। इस बीच डॉक्टर अंबेडकर के इस कदम का विरोध करने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि तालाब निजी संपत्ति है और अछूतों को उससे पानी लेने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने फैसला आने तक सत्याग्रह पर रोक लगा दी। कुछ समय के लिए डॉक्टर अंबेडकर के हाथ बंध गए, लेकिन 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अछूतों को तालाब से पानी लेने का पूरा अधिकार है। 25 दिसंबर 1927 को सवर्णों की चालों के खिलाफ शास्त्र बुद्ध नामक दलित नेता ने डॉक्टर अंबेडकर की मौजूदगी और सहमति से मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। यह वही ग्रंथ था जिसने जाति व्यवस्था को स्थायी रूप दिया था। इस दिन को आज भी अंबेडकरवादी मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। 1930 में जब पूरा देश दांडी मार्च की गूंज से भरा था, उसी वर्ष डॉक्टर अंबेडकर, बीके, गायकवाड़ और अन्य दलित नेताओं ने एक और ऐतिहासिक सत्याग्रह का ऐलान किया। इस बार उनका उद्देश्य था नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश का अधिकार स्थापित करना।
2 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर ने 500 महिलाओं समेत 15,000 अछूतों के 1 मील लंबे जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस के सबसे आगे एक ब्रास बैंड बज रहा था, जो उनके शांतिपूर्ण इरादों का प्रतीक था। जुलूस के जवाब में मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। चारों ओर पुलिस और बैरिकेड्स तैनात कर दिए गए। अगले ही दिन प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के बाहर धरना शुरू कर दिया। वे भजन गाते, लोगों को सुनाते और 24 घंटे वहां डटे रहे। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि मंदिर न केवल अछूतों बल्कि सभी भक्तों के लिए बंद हो गया। कालाराम मंदिर में राम नवमी के दिन राम की मूर्ति को रथ जुलूस में निकालने की परंपरा थी। 9 अप्रैल को राम नवमी के अवसर पर एक समझौता हुआ कि रथ को पहले सवर्ण हिंदू मंदिर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद दोनों समुदाय सवर्ण और अछूत मिलकर रथ को खींचेंगे। लेकिन जैसे ही रथ मंदिर से बाहर आया, सवर्ण हिंदू उसे पुलिस की सुरक्षा में एक संकरी गली की ओर ले भागे। वहां दोनों पक्षों में टकराव हुआ, जिसमें एक युवा दलित ने अपनी जान गंवा दी। सवर्ण हिंदुओं की प्रतिशोध की भावना ने दलित समाज पर नए घाव दिए। दलित बच्चों को स्कूलों से निकाला जाने लगा, उनके रास्ते बंद कर दिए गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में दलितों को सत्याग्रह स्थगित करने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, B.K. गायकवाड़ और अन्य नेताओं ने धरना जारी रखने का निर्णय लिया। इसी बीच भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए वायसराय ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया। अक्टूबर 1930 में बाबा साहेब ने कालाराम आंदोलन की बागडोर B.K. गायकवाड़ को सौंपकर लंदन की ओर प्रस्थान किया। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूत समाज के लिए पृथक निर्वाचिका की जोरदार वकालत की। उनकी आवाज अब केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनी जाने लगी। 30 नवंबर 1930 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें लिखा गया, बड़ौदा के महाराजा ने लंदन के हाइड पार्क होटल में सर A.P. पात्रो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने रात्रि भोज में आमंत्रित किया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि लंदन की प्रेस ने इसे सामान्य सामाजिक समारोह की तरह देखा, लेकिन अगर भारतीय पत्रकार इसे अपने अखबारों में छापते तो यह सम्मेलन की सबसे बड़ी खबर होती। एक हिंदू महाराजा का एक अछूत नेता को अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में भोजन कराना, यह उस दौर में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना थी, जबकि उसी समय आम हिंदू अछूतों को पानी तक छूने नहीं देते थे। 1934 के अंत में B.K. गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा, क्या कालाराम सत्याग्रह जारी रखा जाए? यह अजीब लगेगा कि यह बात आंदोलन शुरू करने वाले से आ रही है। मैंने मंदिर प्रवेश आंदोलन इसलिए नहीं शुरू किया कि दलित वर्ग मूर्ति पूजक बने। मैंने इसे इसलिए शुरू किया था ताकि दलित वर्ग जागृत हो, सक्रिय हो और अपनी स्थिति को समझें। आज मुझे विश्वास है कि वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मेरी इच्छा है कि दलित समाज अपनी ऊर्जा और संसाधन राजनीति और शिक्षा पर केंद्रित करे और मुझे भरोसा है कि वे दोनों के महत्व को समझेंगे। 1934 के अंत तक कालाराम सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। लगभग 5 वर्षों तक चले इस आंदोलन के बावजूद मंदिर प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1939 में बॉम्बे विधानसभा की एक बहस के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के हितों के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दोहराई। उन्होंने कहा, जहां भी देश और अछूतों के हितों में टकराव होगा, मेरे लिए अछूतों का हित देश से ऊपर होगा। मैं किसी अत्याचारी बहुमत का समर्थन केवल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वह देश के नाम पर बोल रहा है। हाँ, जब बात देश और मेरे बीच होगी तो देश को ही प्राथमिकता दूंगा। 8 जुलाई 1945 को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आज यह सोसाइटी सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, बॉम्बे सहित लगभग 12 कॉलेज संचालित करती है, जहां करीब 30,000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें से आधे छात्र दलित वर्ग के होते हैं।
इसके अलावा यह संस्था कई हाई स्कूल, डिप्लोमा संस्थान और छात्रावास भी चलाती है। अपने लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश था, जब न्याय हमारे पक्ष में है तो हमें अपनी लड़ाई हारने का डर नहीं होना चाहिए। ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, क्योंकि हमारी लड़ाई उस मानवीय व्यक्तित्व को फिर से जगाने की है जिसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था ने सदियों तक दबा कर रखा। मेरी आप सबको यही सलाह है, शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो जाओ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक ऐसी सोच थे जो अंधकार से लड़कर रोशनी तक पहुँचे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर हालात कितने भी कठोर क्यों न हो, अगर समाज आपके खिलाफ खड़ा क्यों न हो, तो भी शिक्षा, संघर्ष और साहस के बल पर पूरी व्यवस्था बदली जा सकती है। आज सवाल हम सबके सामने है, क्या हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं जो बाबा साहेब ने हमारे लिए देखा था? याद रखिए, उन्होंने जो आखिरी संदेश दिया था वह केवल इतिहास नहीं है बल्कि आज भी हमारा मार्गदर्शन है। शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो जाओ। आइए बाबा साहेब के उस अधूरे मिशन को आगे बढ़ाए और भारत को सचमुच समानता और न्याय की धरती बनाए। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सोचिए, अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस दौर में हार मान लेते तो क्या आज हमें बराबरी और सम्मान से जीने का अधिकार मिलता? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और ताकत देगा ताकि हम बाबा साहेब से जुड़ी सच्ची और अनकही कहानियां आप तक पहुंचा सकें। यह मंच सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।